हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी थोड़ा सा आइडिया कि साइनोप्सिस कैसे बनाते हैं। साइनोप्सिस या हम इसको बोलते हैं रिसर्च प्रपोजल। तो जो ये रिसर्च प्रपोजल है इसको हम कैसे बनाते हैं। अब देखो, साइनोप्सिस और रिसर्च प्रपोजल में वैसे सेम ही होता है ये। बस साइनोप्सिस जो है वो जब आपकी कोर्स वर्क हो जाता है, आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है और आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको साइनोप्सिस बनानी होती है। और साइनोप्सिस और रिसर्च प्रपोजल वही होता है, सेम। अब जो ये रिसर्च प्रपोजल है ये कई यूनिवर्सिटीज़ जब आपके एडमिशन से पहले आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगती हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च प्रपोजल क्या है कि आप किस टॉपिक के ऊपर स्टडी करोगे। ठीक है, और क्या आपका टॉपिक होगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या आप मेथडोलॉजी यूज करोगे, और डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, मेथडोलॉजी में वही सारी चीज़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बतानी होती, पहले से डिसाइड करनी होती है। आपका पीएचडी स्टार्ट होने से पहले भी आपको ये साइनोप्सिस इसीलिए बनवाते हैं ताकि आपको वो सारी चीज़ें कि आप किस टॉपिक पे काम करोगे अपने 3-4 साल में जितने में भी, तो वो पहले ही उसका सारा ब्यौरा देना एक कि मेरा ये टॉपिक है, ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेरे को ये ऑब्जेक्टिव्स इस तरीके से अचीव करने हैं, यानी कि ये मेरी मेथडोलॉजी है। वो सारी चीज़ें होती हैं आपके साइनोप्सिस में या फिर रिसर्च प्रपोजल में भी आप बोल सकते हो। जो साइनोप्सिस है वो थोड़ी सी डिटेल में होती है चीज़ें, क्योंकि जब आपका कोर्स वर्क हो चुका होता है तब आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है कि क्या मेथडोलॉजी यूज करनी चाहिए, हाइपोथेसिस क्या होते हैं, कैसे बनाने हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है कोर्स वर्क में। कोर्स वर्क में आपकी क्लासेज होती है रिसर्च मेथडोलॉजी की, तो उससे आपको सारी चीज़ें लगभग पता चल जाती हैं। लेकिन जब आपका एडमिशन से पहले आपको जो रिसर्च प्रपोजल देना होता है इंटरव्यू में, रिसर्च प्रपोजल ये जो देना होता है, इसके लिए आपको कैसे बनाना होता है रिसर्च प्रपोजल। ये साइनोप्सिस होती है वैसे तो एक तरीके से, लेकिन इसमें चीज़ें बहुत ब्रीफ में होती है, साइनोप्सिस में बहुत डिटेल में होती है। जो मैंने ली है ये एक साइनोप्सिस जो मैं आपको अभी इसमें दिखा रही हूँ, इसका मैं ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी क्योंकि ये एक पब्लिश्ड ही है पहले से एक थीसिस में, तो मैं ये आपको सेंड कर दूंगी। इसमें इसका टॉपिक नहीं लिख रखा, इसका टॉपिक है कि टू स्टडी द CSR प्रैक्टिसेस इन SMEs इन इंडिया। ये इनका टॉपिक है। तो इनको सिर्फ स्टडी करना है कि जो CSR प्रैक्टिसेस हैं वो MSMEs में ये इसमें SMEs में इंडिया में हो रही हैं या नहीं हो रही, बस इनको ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ये इनका टॉपिक है। ठीक है, तो उस टॉपिक के बारे में आपका भी ऐसे ही कोई भी टॉपिक होगा, या आपका ऐसा भी हो सकता है कि कोई अफेक्ट चेक करना हो। जैसे आपने रिसर्च मेथडोलॉजी अभी अपने JRF किया होगा तो उसमें देखा होगा, नेट JRF में भी आपकी MCOM में भी होती है, मास्टर्स में भी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, मास्टर्स में भी आपका रिसर्च का एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें आपको चीज़ें ये आपने देखा होगा कि एक बाईवेरिएट एनालिसिस होता है और एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस होता है। जो बाईवेरिएट एनालिसिस होता है और मल्टीवेरिएट, और एक आपका होता है यूनिवेरिएट भी। देखो, यूनिवेरिएट ये नाम से ही आपको पता होता है कि यूनिवेरिएट का मतलब है सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी कर रहे हो, बाईवेरिएट का मतलब है कि दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हो, और मल्टीवेरिएट का मतलब है कि आप बहुत सारे, दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की जो है स्टडी कर रहे हो। तो जब किसी चीज़ को हमें सिर्फ ये देखना है, अब जैसे इस स्टडी में ये यूनिवेरिएट स्टडी है क्योंकि इन्हें सिर्फ ये देखना है कि MSME जो ये हैं इनमें क्या CSR प्रैक्टिसेस हो रही हैं, तो CSR प्रैक्टिसेस इसमें हो रही हैं या नहीं हो रही, तो सिर्फ इनको ये चेक करना है। तो ये यूनिवेरिएट स्टडी है। ठीक है, तो इसके लिए अलग से मेथडोलॉजी यूज होगी क्योंकि आपको कन्फ्यूजन, आप इंट्रोडक्शन भी लिख दोगे उसके बारे में, आप कहीं से ROL भी पढ़ के आप लिख दोगे, पर जो मेथडोलॉजी है वो आपको कैसे सेलेक्ट करनी है कि आपने ऐसा टॉपिक लिया तो आप कैसी मेथडोलॉजी लिखोगे। तो आपको बस यही देखना है कि क्या आपको किसी चीज़ के बीच में, देखो बाईवेरिएट में और यूनिवेरिएट में क्या डिफरेंस होता है, यही कि बाईवेरिएट में आपके दो वेरिएबल होंगे, उनके बीच में आप कुछ रिलेशन देख रहे हो। बाईवेरिएट में दो वेरिएबल्स के बीच में आप रिलेशन देख रहे हो, तो रिलेशन देखोगे तो अलग मेथडोलॉजी यूज होगी। और जब आप सिर्फ एक ही वेरिएबल की स्टडी कर रहे हो, यहाँ पे CSR प्रैक्टिसेस की स्टडी कर रहे हैं सिर्फ, तो वो सिर्फ एक वेरिएबल की स्टडी है तो वो आपकी यूनिवेरिएट होगी, तो उस टाइम पे अलग मेथडोलॉजी यूज होगी। तो वो सारी चीज़ें होती है। बाकी देखो, एक बार ये जैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, जैसे इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया कि SMEs इंडिया में क्या है, उनका क्या मतलब, उनकी क्या डेफिनेशन होती है और उनका क्या बैकग्राउंड है, जैसे ग्रोथ ऑफ MSMEs इन इंडिया, ये सारी चीज़ें आपको कुछ अपने टॉपिक के बारे में ही वैसे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। जैसे आप कोई ग्रीन HRM टॉपिक ले रहे हो या ग्रीन मार्केटिंग ले रहे हो या कुछ भी और सस्टेनेबिलिटी, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि क्या है सस्टेनेबिलिटी, वर्ल्ड में कैसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर क्या काम हो रहा है, इंडिया में कैसे हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है अपने इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन जो आपका होगा ना वो ये लगा लो आप
1 से 2 पेज में आपको ये अपना इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। उसमें आपको पॉइंट्स बना के लिखना है ऐसे ही कि जैसे वर्ल्ड वाइड, वैसे आप ये भी लिख सकते हो कि हिस्ट्री क्या रही है, कैसे इवोल्व हुआ आपका जो टॉपिक है उसके बारे में लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। फिर ये कि ये वर्ल्ड वाइड कैसे है और इंडिया में कैसे हैं, इंडिया में इसके ऊपर क्या काम हो रहा है आपके टॉपिक के ऊपर, वो चीज़ लिखनी है आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने डेटा भी दे रखा है कि जो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनसे रिलेटेड इन्होंने डेटा भी दे रखा है, और डेफिनेशंस भी कि जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उनकी क्या डेफिनेशन है, इंडिया में क्या डेफिनेशन यूज होती है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको अपने टॉपिक के लिए ऐसे ही चीज़ें लिखनी है। आप ये इसमें ये क्योंकि ये थीसिस हो चुकी है इनकी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि साइनोप्सिस जब आप पीएचडी में जब साइनोप्सिस दोगे तो वैसे ही डिटेल में होगी, वो 20-30 पेज की होगी मिनिमम, 30 पेजेस तो उसमें होते ही हैं मिनिमम। तो लेकिन जब आप यहाँ दे रहे हो किसी भी रिसर्च प्रपोजल ऐसे बना के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए पीएचडी के, तो वहाँ पे आप 10-12 पेज की बनाओगे तो वो रिसर्च प्रपोजल तो आपका काम चल जाएगा, या आप 20 करोगे तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन कितना बड़ा है वो इस हिसाब से। जैसे इन्होंने अब सीएसआर के बारे में बताया, क्योंकि इनके टॉपिक में 2 चीज़ें मेंशन है ना स्पेसिफिक, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि इस सेक्टर में है, ये देख रहे हैं स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा है सीएसआर प्रैक्टिसेस जो इनका वेरिएबल ही है, तो इसके बारे में भी बताया। पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में बताया, फिर सीएसआर के बारे में बताया। ऐसे ही अगर आप 2 वेरिएबल भी ले रहे हो तो दोनों वेरिएबल्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे डेफिनेशन दी है, और उसके बाद देखो ये पॉइंट है नीड फॉर द स्टडी, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे आप लिखोगे इसको रिलेवेंट ऑफ द स्टडी, रिलेवेंस ऑफ द स्टडी भी लिख सकते हो, या नीड फॉर द स्टडी की क्यों है इसकी ज़रूरत। आपने पहले इंट्रोडक्शन दे दिया अपने टॉपिक का कि मेरा ये टॉपिक है और इसके बाद इसकी स्टडी करने की क्यों ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है कि क्यों ये एक नया कंसेप्ट है या इसके ऊपर स्टडीज़ नहीं हुई है तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है जानना। जैसे आपका मैनेजमेंट का या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें आप बताओगे कि मैनेजमेंट के लिए, पॉलिसी मेकर्स के लिए, वैसे भी नॉर्मल आप कोई भी रिसर्च टॉपिक ले रहे हो वो आपका सोसाइटी में कैसे सोसाइटी को के लिए बेनिफिट है, कैसे पॉलिसी मेकर्स के लिए आपका जो टॉपिक है वो बेनिफिट है, वो चीज़ें आप इसमें लिखोगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ द स्टडी और नीड फॉर द स्टडी एक ही चीज़ लिख सकते हो या दोनों भी अलग अलग, या पढ़ के भी देख लेना कि इन्होंने कैसे लिखी हैं लाइनें। इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखनी है पर लिखनी है, जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 पेज का इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ चीज़ें ये पैराग्राफ जैसे आप 100 या 150 वर्ड या 200 वर्ड्स में ऐसे लिख सकते हो कि वो आपकी नीड ऑफ द स्टडी, ठीक है। उसके बाद है ये ऑपरेशनल डेफिनेशन, ये इनका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है। अब देखो जो दूसरा जो पार्ट है वो है ये लिटरेचर रिव्यू, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप लिटरेचर, जब आप अगर आपका कोर्स वर्क भी हो चुका है, आपको साइनोप्सिस बनानी है, अपनी थीसिस के लिए ही साइनोप्सिस बनानी है, तो उस टाइम पे भी ये बहुत बहुत मस्ट है लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि पीएचडी में है ना आपका लिटरेचर रिव्यू ही आपको गाइड करेगा, लिटरेचर रिव्यू से ही आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लिटरेचर में लोगों ने पहले हम जो रिसर्च का जो मतलब है ना उसी को इसीलिए बोलते हैं ना कि रिसर्च, उनकी दोबारा से सर्च करना, यानी कि कुछ लोगों ने उस चीज़ के ऊपर पहले कुछ काम किया है तो अब उसमें आप क्या ऐड ऑन कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको लिटरेचर रिव्यू से पता चलेगी। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए आप अपने टॉपिक को गूगल स्कॉलर पे सर्च करना, आपका जो भी इंटरेस्ट का टॉपिक है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसको गूगल स्कॉलर पे चेक करना, उसको डालना, इन्वर्टेड कोमा में अपने टॉपिक को डालना, ताकि आपको फिर लिमिटेड रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप इन्वर्टेड कोमा में डालते हो तो फिर आपको उसके से रिलेटेड पेपर्स मिलेंगे, उन पेपर्स को पढ़ना, लेटेस्ट पढ़ना। लेटेस्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो पिछले 3 से 5 साल के लगा सकते हो, वैसे 3 साल के अगर आपको मिल रहे हैं तो उसमें आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। और वैसे जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमें बहुत पुराने पेपर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, ताकि उसमें से भी आपको कुछ आइडिया मिल जाता है। लिटरेचर रिव्यू ही आपको आइडिया भी देता है कि आपको क्या टॉपिक लेना चाहिए, उस टॉपिक का आइडिया भी आपको लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाना स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको लिटरेचर रिव्यू ही करना है। पहले लिटरेचर पढ़ना है, फिर उसमें देखना है कि उन्होंने कैसे इंट्रोडक्शन लिख रखा है आपके टॉपिक के बारे में, क्योंकि सिमिलर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उन्हीं को पढ़ोगे लिटरेचर रिव्यू में। और फिर जो आपने जो मेथडोलॉजी यूज करनी है वो भी उसकी जो आइडिया है उसका आइडिया वो भी आपको अपने लिटरेचर रिव्यू से मिलेगा। तो इसलिए आपको सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू ही करना है और फिर लिखना स्टार्ट करना है अपने रिसर्च प्रपोजल के ऊपर, तब लिखना स्टार्ट करना है। पहले लिटरेचर रिव्यू करना है। और जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हो एडमिशन के लिए,
ठीक है। तो उस टाइम पे आप 20 से 30 रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो उसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप पीएचडी के लिए अपना साइनोप्सिस बना रहे हो, साइनोप्सिस के टाइम पे आपको बहुत सारे पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे उसको ये बोलते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में आपके 40 to 50 पेपर्स होने चाहिए। तो वो तो उनकी तो रेफरेंस होनी चाहिए, यानी कि उतने तो आपने लिया है। उनका जो रेफरेंस क्या होता है कि हमने हमारे पेपर में या हम जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें हमने उनको लिखा है, ठीक है। तो 40-50 तो वो होने चाहिए। पर कई बार क्या होता है कि आपको 20 से 30 पढ़ के भी आपको कुछ आइडिया आ जाता है, और नहीं आता आइडिया तो आपको 100-200 कितने भी पढ़ने पड़ जाए, आपको जो है रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इसलिए आपको अब जब आप अगर एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आपको कम से कम 20-30 पेपर्स तो पढ़ने चाहिए, और फिर आपको आइडिया लग जाएगा और सही से चीज़ों का पता चलेगा। कुछ लेटेस्ट पढ़ो इनमें, कुछ वो कब जैसे आपका टॉपिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ है आपके टॉपिक का, तो वो सारी चीज़ें भी आप पुराने पेपर्स में से भी देख सकते हो। तो आपको इतने पेपर्स तो मिनिमम पढ़ने हैं, और आप अगर पीएचडी का अपना सिनॉप्सिस दे रहे हो तो उस टाइम पे भी आपको एटलीस्ट 50 पेपर्स तो ज़रूर पढ़ने हैं, ठीक है। और उनके फिर जब आप पेपर्स पढ़ो तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो आप एक्सेल सीट बनाओ, ठीक है। या फिर ये एक्सेल सीट आप अपने नोटबुक में भी बना सकते हो या फिर एक्सेल में बना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और इसमें जैसे एक स्टडी आपने पढ़ी है किसी भी ऑथर की, जैसे ये जैन लिख देती हूँ, ठीक है। इनकी स्टडी पढ़ी, तो इसमें इन्होंने क्या मैथडोलॉजी यूज किया, ऐसे कॉलम बना लो, ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहले तो मैथडोलॉजी क्या यूज की, इनकी फाइंडिंग्स क्या थी, ऐसे सारी चीज़ों को ऐसे लिख लो कॉलम्स बना बना के। फिर ऐसे ही दूसरी स्टडी, यहाँ पे कुछ भी ले लो, जैसे मीरा कुछ ऐसे ले लो, तो उन्होंने कुछ क्या स्टडी की है फिर उसको ऐसे लिखो। ईयर वाइज भी लिखने, और कई बार आपको कंट्री वाइज और ये सारी चीज़ें भी लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन ये 3 चीज़ें तो ज़रूर लिखनी है कि मैथडोलॉजी क्या यूज की है उन्होंने, ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, और उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखोगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है कि देखो इन्होंने ये मैथडोलॉजी यूज करके ये वाले ऑब्जेक्टिव्स को ऐसे अचीव किया, इन्होंने ये इसको अचीव किया ऐसे, और मैं इस तरीके से ऐसे करूँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और लिटरेचर रिव्यू और कैसे लिखना है वो आप जब आप है ना अपने टॉपिक के लिए SLR सर्च करो। SLR ये क्या होता है, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। इन सब के ऊपर है ना मैंने अलग से 2 वीडियोस बनाई है। तो इस चीज़ के ऊपर कि आप टॉपिक कैसे डिसाइड करना है, और दूसरा कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देखना। बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक्स क्या होते हैं लिटरेचर रिव्यू के, कैसे लिखना चाहिए हमें, तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि लिटरेचर रिव्यू हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू जब आपका हो जाए, जैसे अब देखो लिटरेचर रिव्यू इन्होंने अलग अलग पॉइंट्स बना के लिखा, थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैंने उसमें बताई कि टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू क्या क्या होते हैं, उनमें हम क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने थीम्स बना के लिखा। उसके बाद देखो ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्टडी के। जब लिटरेचर रिव्यू लिख दिया कि यानी कि पहले क्या क्या स्टडी हुई है, ठीक है। फिर हमने ये बताया कि रिसर्च गैप क्या है। इसमें इन्होंने लिख नहीं रखा रिसर्च गैप, लिटरेचर या पता नहीं लिख रखा था, नहीं लिख रखा। अगर जो भी जैसे हमने देख लिया कि जो पहले जो प्रीवियस स्टडीज़ थी वो इन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी की है उन्होंने, और फिर गैप क्या रह गया, रिसर्च गैप, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च गैप, लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि हमने लिटरेचर रिव्यू किया है और उससे हमने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किया है, यानी कि किस चीज़ के ऊपर स्टडी कम है या नहीं हुई है अभी तक, तो हम उस टॉपिक को लेके चलेंगे, यानी कि वो हमारा रिसर्च गैप होगा। अब जो वो गैप है उसको हम फुलफिल करेंगे, यानी कि हम हमारी स्टडी के थ्रू फुलफिल करेंगे, और उस गैप से ही फिर हमारे ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे, क्योंकि जो गैप है उनको स्टडी करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा है कि टू स्टडी द CSR प्रैक्टिसेस बाय SMEs इन इंडिया इन विच वे SMEs कैरी आउट देयर CSR एक्टिविटीज़, किस वे में वो अपनी CSR एक्टिविटीज़ करते हैं, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही टू स्टडी द रीजन फॉर विच SMEs अंडरटेक एंड कैरी आउट CSR, किस रीजन से वो करते हैं, वो रीजन फाइंड आउट करना भी इनका जो है एक ऑब्जेक्टिव है। ऐसे ही आपका हो सकता है जैसे आप किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो जैसे एडवर्टीजमेंट का सेल के ऊपर इफेक्ट, तो ऐसे देख सकते हो कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑन सेल्स, तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। या आप ऐसे ग्रीन HRM प्रैक्टिसेस आप स्टडी करना चाहते हो, या ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आप किसी कंपनी की ऐसे स्टडी करना चाहते हो, या कुछ भी और टॉपिक आप ले सकते हो। तो वो कैसे आप क्या उसमें देखना चाह रहे हो, क्या उनको पहले तो देखो जैसे प्रैक्टिसेस स्टडी करना या CSR प्रैक्टिसेस या कोई भी चीज़ आप एक ही चीज़ को स्टडी कर रहे हो तो वो आपका फिर यूनिवेरिएट हो जाएगा। और बाईवेरिएट जैसे मैंने बताया कि आप रिलेशन चेक कर रहे हो, और फिर रिलेशन में भी जब आपके मीडिएटर मॉडरेटर
आपने सुने होंगे ये चीज़ कि मीडिएटर क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है रिसर्च मेथडोलॉजी में। तो अगर उन चीज़ों का भी यूज हो रहा है ना तो आपका मल्टी वेरिएट हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे आपके जैसे एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है, तो बीच में कोई और वेरिएबल सी भी आ जाएगा इन दोनों की रिलेशनशिप को अफेक्ट करने के लिए, तो वो आपके मीडिएटर मॉडरेटर होते हैं। तो उन अब हमारे वेरिएबल 3 हो जाते हैं, हम 3 वेरिएबल्स के साथ में स्टडी कर रहे हैं, तो वो मल्टी वेरिएट हो जाता है। मल्टी वेरिएट में फिर मेथडोलॉजी आपकी अलग हो जाती है कि आप क्या यूज करोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने हाइपोथेसिस भी लिख रखे हैं। हाइपोथेसिस जब आप पीएचडी के जब साइनोप्सिस बना रहे हो तो आपको हाइपोथेसिस उसमें आप डिफाइन कर देते हो पहले से ही, तो सही होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू अच्छे से किया है। तो लिटरेचर रिव्यू जो बोल रहे होते हैं ना वैसे ही वही हाइपोथेसिस होती है एक तरीके से। तो आपको वो हाइपोथेसिस आप ऐसे भी बना सकते हो पहले से भी, या फिर आप हाइपोथेसिस जब आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हो अपने एडमिशन के लिए तो आपको ये इतना ज़रूरी नहीं होता हाइपोथेसिस, आपके ऑब्जेक्टिव्स जरूरी होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे ही ये बनती है। जैसे इन्होंने बनाई है कि द मोस्ट कॉमन सीएसआर एक्टिविटी इज फिलेंथ्रोपी, कि इन्होंने ये मानना है हाइपोथेसिस में हम यही है ना कि अजम्पशन लेके चलते हैं कुछ भी, तो इन्होंने ये अज्यूम किया कि जो सबसे ज़्यादा कॉमन सीएसआर प्रैक्टिसेज है ना वो फिलेंथ्रोपी है। लेकिन अब रिजल्ट्स क्या पता क्या आए कि फिलेंथ्रोपी है या कोई और है, तो वो सारी चीज़ें फिर हमारा वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात आ जाएगी वो वहाँ पे। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट जैसे इन्होंने अपनी दे रखी है, आप इनको पढ़ सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपके शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। अब देखो रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप चाहो तो हाइपोथेसिस लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखना। या किसी किसी में होता है आपको फॉर्मेट गिवन है कि हाइपोथेसिस लिखनी है तो हाइपोथेसिस आपको लिखनी पड़ेगी। अब उसके बाद है देखो रिसर्च मेथडोलॉजी। अब रिसर्च मेथडोलॉजी आप क्या यूज करोगे ये मैंने बताया आपको कि अगर आपकी यूनिवेरिएट स्टडी है, आपको लग रहा है कि एक ही वेरिएबल है, तो आप उससे रिलेटेड मेथडोलॉजी लिखोगे। ये चीज़ आपने वैसे अपनी बुक में जब रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे होगे तब आपने देखा होगा। अब अगर आपको याद नहीं है तो आप वही बुक खोलना और देखना कि यूनिवेरिएट स्टडी में कौन सी मेथडोलॉजी यूज होती है। इसमें लगभग ऐसी चीज़ें यूज होती है जैसे सेंट्रल टेंडेंसी यूज हो जाएगी, परसेंटेज, मीन, मोड, मीडियन, ये चीज़ें होती है लगभग यूनिवेरिएट में। क्योंकि और जब रिलेशन चेक करना हो यानी कि आपकी बाईवेरिएट स्टडी हो तब आप क्या करोगे, तब आपकी मेथडोलॉजी होती है फिर मतलब जो टेस्ट आपको टेक्निक जो आपको लगानी होती है, कोरिलेशन चेक कर रहे हो, रिग्रेशन चेक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है कि हम ये कर रहे हैं। या फिर टी टेस्ट, ये अनोवा, ये सारे टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो वो लिखोगे उसमें। ठीक है, कि आपको लग रहा है कि हाँ ये वाली मेथडोलॉजी मेरे ऐसा ऑब्जेक्टिव है, यूनिवेरिएट है मेरा, तो मैं ये चीज़ लगाऊंगा तो मुझे ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, वैसे मेथडोलॉजी में अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने सिर्फ ये बताया कि टेक्निक कौन सी यूज करोगे। अब मेथडोलॉजी में देखो ये प्रेलिमिनरी रिसर्च करोगे तो वो कैसे करोगे, वो ये कि और अच्छे से समझने के लिए आप जाके देख रहे हो, सर्वे कर रहे हो एक छोटा सा, तो उसको हम बोल सकते हैं। या फिर आप लिटरेचर रिव्यू ही कर रहे हो तो वो भी प्रेलिमिनरी रिसर्च होती है। अब इसमें आपको ये इसी तरीके से लिखनी होती है चीज़ें कि इसका क्या पर्पज़ होता है प्रेलिमिनरी रिसर्च का और आप इसको कैसे अपनी स्टडी में यूज कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चनियर बनाओगे कि आपका प्राइमरी स्टडी है, या इसमें ऐसे भी लिख सकते हो कि डेटा कलेक्शन। और डेटा कलेक्शन आपका कैसा होगा, डेटा कैसा होगा पहले तो, कि प्राइमरी डेटा होगा आपका या सेकेंडरी डेटा होगा। प्राइमरी होगा तो आपको क्वेश्चनियर बनाने हैं या इंटरव्यू से डेटा लेना है, किस तरीके से लेना है तो आपको वो मेंशन करना है। ठीक है, या फिर अब अभी जैसे आप एडमिशन ही आप के लिए जा रहे हो तो अभी आपको ये नहीं पता इतनी सारी चीज़ें कि हमें इंटरव्यू लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, तो आप ऐसे लिखोगे कि प्राइमरी स्टडी, ये तो ऐसा तो लिख सकते हो कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा कहाँ कहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको सेकेंडरी डेटा मिल रहा है अपने स्टडी से रिलेटेड तो आप उसमें लिख सकते हो कि हाँ सेकेंडरी डेटा से करूँगा। या फिर ऐसे होता है कि किस चीज़ के ऊपर, जैसे अब ये CSR प्रैक्टिस जी आपको MSMEs में चेक करनी है। अगर मान लो आपको किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में करनी हो तो वहाँ से आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स नहीं मिल सकती चीज़ें सेकेंडरी यानी कि पहले से पब्लिश्ड डेटा आपको नहीं मिल सकता, तो आपको प्राइमरी डेटा ही लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा या सर्वे या फिर इंटरव्यू, या आप लिख सकते हो कि मैं या तो सर्वे यूज करूँगा या इंटरव्यू यूज करूँगा। तो ऐसे करके आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि कंफर्म नहीं होता ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, एज पर द सिचुएशन ऐसे लिख के कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, और ये सैम्पल साइज क्या होगा, जैसे इन्होंने लिखा है कि 500 क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो उस तरीके से ये चीज़ आपको, वैसे अभी जब एडमिशन के लिए अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इतना सैम्पल साइज होगा या ये होगा। और अगर आपने इतना स्टडी कर लिया है कि हाँ मेरा इतना सैम्पल साइज होना चाहिए, मेरे ये रिस्पोंडेंट हैं, तो आप वहाँ पे लिख भी सकते हो अगर आपको पता है, वरना नहीं भी लिखोगे तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता।
बस आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सैंपल कैसे डिसाइड करते हैं। वो आपकी रिसर्च मेथडोलॉजी की बुक में, जैसे CR कोठारी की बुक में भी आपको मेंशन मिल जाएगा कि आपको कैसे लेना चाहिए, सैंपल साइज क्या होता है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, CR कोठारी की बुक को एक बार आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। जब आप PhD करने जा रहे हो तो बेसिक होता है उसमें, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है अभी रिसर्च के कुछ भी, तो आप CR कोठारी की बुक पढ़ो। अगर आप नेट JRF की तैयारी भी कर रहे हो अभी भी, तो भी आपको CR कोठारी की बुक पढ़नी चाहिए। उसमें बहुत अच्छे से, जैसे बेसिक्स जो कहते हैं ना, जो समझ आ जाए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज भी नहीं है और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको चीज़ें, तो वो उसमें है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें फिर आपको इसमें लिखनी है। फिर ये प्री टेस्ट, इसको पायलट टेस्टिंग भी बोल सकते हैं कि पहले हमने पायलट टेस्टिंग करेंगे हम हमारे रिसर्च की। ठीक है, उसके बाद ये हमारा पॉपुलेशन या सैंपल, वो जो मैंने बताया कि पॉपुलेशन कौन होगी, जैसे हमने किन से डेटा लेना है, जैसे कस्टमर से डेटा लेना है, एम्प्लॉयज़ से लेना है, तो हमारे पॉपुलेशन कौन होगी, तो कस्टमर्स हमारे पॉपुलेशन होगी जैसे मान लो, और किस एरिया के कस्टमर हमारे होंगे तो वो भी आपको मेंशन करना है इसमें। ठीक है, और फिर सैंपल साइज आप क्या ले रहे हो, वो आपका लगभग 500 के आसपास होता है, सबका कुछ कम या कुछ ज़्यादा, वैसे 385 ऐसे कुछ करते हैं, तो वो सारा मतलब सही होता है। या फिर ऐसे भी होता है, इनके बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि आप जैसे क्वेश्चनेयर बनाते हैं ना, जब क्वेश्चनेयर में आपकी जितनी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितनी, जैसे आपकी 50 स्टेटमेंट्स है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 500 आपका सैंपल साइज होना चाहिए। ये भी तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। वो आप जब अपने से रिलेटेड पहले जो स्टडीज़ पढ़ोगे, जैसे आपका जो टॉपिक आपने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे करना चाहता हूँ, उस टॉपिक के ऊपर आप शोध गंगा पे जाके थीसिस चेक करो, उनमें देखो कि उन्होंने कितना डेटा लिया है। ठीक है, पेपर्स चेक करो, पेपर्स में भी गिवन होता है कि उन्होंने अपनी मैथडोलॉजी में कि कितना डेटा लिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई है कि आपको मतलब जो थीसिस हैं वो कहाँ पे मिलेंगी, पेपर्स कहाँ पे मिलेंगे, पेपर में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उन वीडियोस में मिल जाएगी, वो आप सुनना इसके बाद, या कि इससे पहले भी सुनने से, कि कैसे हम करते हैं वो सारी चीज़ें, कैसे हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, कैसे हमें सर्च करनी चाहिए चीज़ें, वो सारी। अब पॉपुलेशन और सैंपल हो गया, फिर डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, यही कि हम क्वेश्चनेयर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इन्होंने लिखा है कि हमने 500 फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, रिसर्चर सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी किए थे और हार्ड कॉपी के थ्रू भी किए थे। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो कि हम करेंगे कि सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी करेंगे, हार्ड कॉपी के थ्रू भी करेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी। लास्ट में ये लाइन लिख देनी कि हमें अभी कुछ इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, तो हम एज पर द रिक्वायरमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस। अब जो मैं यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट की टेक्निक्स जो वो बता रही थी, वो डेटा एनालिसिस के टाइम पे आपकी यूज होंगी, कि डेटा एनालिसिस आप किस तरीके से करोगे। अब आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, वो डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी, ये भी मेंशन करना है कि आपकी स्टडी किस तरीके की, एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है या कैजुअल है, ये टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं ना हमारी। और इसमें अगर मोटा मोटा मैं बताऊँ तो एक्सप्लोरेटरी क्या होता है, कि जिसके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं हुई है अभी तक, आपको सिर्फ उस चीज़ के बारे में एक बार बेसिक्स आपको पता लगाना है कि क्या है, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी होती है कि उसके बारे में अभी किसी को कोई नॉलेज नहीं है ज़्यादा अच्छे से, तो आपको वो एक्सप्लोर करनी है अपनी नॉलेज, तो आप उसके लिए एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हो। डिस्क्रिप्टिव में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है, अब आप अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे सोल्व होगी, ये सारी चीज़ें, वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। और कैजुअल में आप देख रहे हो कि क्या कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, तो इनमें से आपको ये डिफाइन करना है। वैसे जो लगभग हमारी जैसे सोशल साइंस की जो स्टडीज़ होती हैं मैनेजमेंट में और इनमें, तो वो डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। जब जो मेडिकल साइंस की, या हम ये बोले जिसको नेचुरल साइंस की जो स्टडीज़ होती हैं, वो कैजुअल नेचर की होती हैं। तो हमारी लगभग डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लोरेटरी आप ऐसे लिख सकते हो कि एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी है मेरी। ठीक है, क्योंकि आप कुछ उनके बारे में पता भी लगा रहे हो, फिर पता लगा के अच्छे से डिफाइन कर रहे हो सारी चीज़ों को, तो आपकी एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी। ठीक है, ये एथिकल कंसिडरेशन, ये ना भी लिखना चाहो तो ना लिखना, बस ये चीज़ लिखनी जरूरी है आपको कि आपकी स्टडी किस नेचर की है, आपके पॉपुलेशन और सैंपल कौन से हैं, आप डेटा कलेक्शन प्रोसीजर कौन सा यूज करोगे, डेटा कौन सा यूज करोगे, प्राइमरी या सेकेंडरी, और डेटा एनालिसिस के लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करोगे। ठीक है, वो वही कि अब अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव है और आपकी यूनिवेरिएट है, तो आप ये फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज और ये चीज़ें यूज कर सकते हो। अगर आपकी बाईवेरिएट है, तो आप ये लिखोगे कि कोरिलेशन, रिग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और
टी टेस्ट, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सारे टेस्ट्स आ जाते हैं आपकी, तो इनको भी यूज करोगे। और फिर इसके आगे लिख देना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टडी, ठीक है, कि इनमें से कोई भी टेक्निक जो मेरी स्टडी की रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरीके से यूज करूंगा, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आप यही चीज़ क्यों लिख रहे हो। अब आपसे जो इंटरव्यू में पूछेंगे तो वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आप कोरिलेशन आपने लिखा है या आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखी है तो आप क्यों यूज कर रहे हो इस डेटा एनालिसिस को, की टेक्निक को। तो आपको ये बताना है कि मेरा बाईवेरिएट है और मेरे को इनके बीच में रिलेशन देखना है, तो इसलिए मैं रिलेशन का पहले हाइपोथेसिस बनाऊंगा और फिर उसको टेस्ट करने के लिए मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग टेक्निक यूज करूंगा। तो इस तरीके से आपको उनका आंसर देना है। अगर आप परसेंटेज, ये मीन, मोड, मीडियन, ये वाली अगर आप अपने लिख रहे हो डेटा एनालिसिस टेक्निक, तो आप बताओगे कि मेरा यूनिवेरिएट है और यूनिवेरिएट को अचीव करने के लिए ऐसी जो है मेथडोलॉजी वही यूज कर, ऐसी टेक्निक्स का ही यूज होता है, तो इसलिए मैं ये टेक्निक्स यूज करके उसको बाईवेरिएट को फाइंड आउट करूंगा अपने ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। और मल्टीवेरिएट में आपका जो वो होता है PLS सैम होता है, या आप बहुत सारी जो देखोगे ना स्टडीज, तो उनमें लिखा, जो पेपर्स पढ़ोगे उनमें होता है कि उन्होंने PLS सैम यूज किया। ये PLS भी यूज कर सकते हो, वैसे सैम होता है जो टेक्निक होती है उसका नाम तो सैम होता है, सॉफ्टवेयर का नाम आपका PLS होता है, ठीक है। और ये आपका अमोस में भी यूज होता है। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये बस आपको ये लिखना है कि ये चीज़ें कब होती है, जब मल्टीवेरिएट स्टडी यूज होती है, जब आपके मॉडरेटर, मीडिएटर, ये सारी चीज़ें आती है बीच में। आपको एक, जैसे ऐसे हम मॉडल्स नहीं देखते अपने, अगर कुछ पेपर्स पढ़े होंगे तो कि कुछ चीज़ है, जैसे कोई भी एक वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल है A B, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे। यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल है, ये A वेरिएबल था मान लो, ये B वेरिएबल है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो इनके बीच में सब में रिलेशन देखना, एक थर्ड फैक्टर और है उसके बीच में भी रिलेशन देखना। तो जो ऐसी स्टडी होती है ना वो मल्टीवेरिएट होती है, और वो फिर उसके लिए हमारा ये सैम वगैरह है ये यूज होते हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ ली हो इतनी सारी चीज़ें और आपने ऐसा ही रिसर्च प्रपोजल बनाया है जिसमें आपका जो है मल्टीवेरिएट टेक्निक यूज हो रही है, तो आप वहाँ पे ये भी लिख देना कि मैं सैम भी यूज करूंगा। और सैम वो एज पर द रिक्वायरमेंट करेंगे कि अगर वो यूज होगा हमारे स्टडी में तो करेंगे, नहीं करेंगे, इसके आगे ये लाइन भी लिख देना, ठीक है। फिर आपको ये पता होना चाहिए, बस आपको ये बताना है कि मेरा मल्टीवेरिएट है और उनको एनालाइज करने के लिए ये होगा। और मल्टीवेरिएट में आपके कौन कौन से मल्टी वेरिएबल हैं, वेरिएट यहाँ पे वेरिएबल से ही मतलब कि मेरे कौन कौन से 3 वेरिएबल हैं या 4 वेरिएबल हैं, उनको मैं कैसे एनालाइज करूँगा, ये आपको डेटा एनालिसिस में बताना होता है। और उसके बाद आपको कंक्लूजन, आप इसमें कंक्लूजन लिखो या ना लिखो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रिसर्च मेथडोलॉजी होती है इसका लास्ट पार्ट। अब इसका इन्होंने ये अब पब्लिश हो चुकी थी इनकी, तो इन्होंने अपना रिजल्ट भी शो कर रखा है। ये हमारे काम का नहीं है, ये ना ही हमें लिखना होता है। कंक्लूजन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1-2 लाइन में, वैसे ज़रूरी नहीं होता। रिसर्च प्रपोजल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है रेफरेंस। उसके बाद रेफरेंस में क्या, रेफरेंसेस में आपने जो भी पेपर्स पढ़े हैं अपने लिटरेचर रिव्यू में, जो भी आपने पेपर उसमें डाले हैं उन सबको आपको साइट करना होता है। जो भी आपने रिपोर्ट्स पढ़ी है, जैसे आपने इंट्रोडक्शन डाला तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डाली कि इंडिया में ऐसे हो रहा है, तो वो आपने कहाँ से पढ़ी है वो सारी डालनी है। ऐसे ही देखो ये रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस का अगर वैसे रिसर्च प्रपोजल में वो कोई तरीका नहीं बताते कि हमें ये इस स्टाइल में आपकी रेफरेंस चाहिए, वैसे बता भी दें तो आपको उसी स्टाइल में अपनी ये रेफरेंसेस डालनी होती हैं। ये आपको गूगल स्कॉलर से डालते हैं इन सब चीज़ों को, कि गूगल स्कॉलर से भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे साइट लिखा होता है, साइट पे क्लिक करोगे ना तो आपको रेफरेंस के स्टाइल्स मिल जाएंगे। जिस भी रेफरेंस स्टाइल में इन्होंने बोला होगा, जैसे APA में या फिर जैसे हार्वर्ड, किसी भी में वो बोल सकते हैं कि आपको इस रेफरेंस स्टाइल में आपकी रेफरेंस डली हुई होनी चाहिए। तो आप जब गूगल स्कॉलर पे कोई भी पेपर है, मान लो जैसे एक ऐसे पेपर शो होगा, उसके नीचे ऐसे 2 कॉलम्स लगा के एक साइट वर्ड लिखा होगा। उस साइट वर्ड पे जब क्लिक करोगे तो APA स्टाइल की रेफरेंस भी आपको मिल जाएगी, हार्वर्ड की भी मिल जाएगी। सिंपल आपको वहाँ से उसको कॉपी करना है और अपनी जो वर्ड फाइल है वहाँ पे पेस्ट करना है। ऐसे आपकी सारी रेफरेंसेस आप वहाँ से कर सकते हो रिसर्च प्रपोजल के लिए। वैसे उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको ठीक करनी होती है, लेकिन अब जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हो तो आप उनके तरीके से वैसे भी अगर कॉपी पेस्ट कर दोगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप बस वैसे ही रेफरेंस दे सकते हो अपने, ठीक है। तो ये लिखनी है आपको रिसर्च प्रपोजल में। तो रिसर्च प्रपोजल में मेनली आपको ये हेडिंग्स लिखनी है कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू लिखना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। और फिर आपको लिखना है मेथडोलॉजी, नहीं सॉरी ऑब्जेक्टिव लिखना है उससे पहले। लिटरेचर रिव्यू के बाद रिसर्च गैप लिखोगे, और रिसर्च गैप के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या मेथडोलॉजी यूज हो रही है वो लिखोगे, और फिर लास्ट में रेफरेंसेस लिखोगे, ठीक है। ये 6 हेडिंग्स ही लिखनी होती है कि इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च गैप, ऑब्जेक्टिव्स और मेथडोलॉजी, और फिर उसके बाद रेफरेंसेस,
ठीक है, ये नोट कर लो। ये सारी चीज़ें आपको अपने रिसर्च प्रपोजल जब आप बनाओ तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। और किस तरीके से अब लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखना वो सारे आप उन वीडियोस में देख लोगे। और जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन किस से रिलेटेड होते हैं? क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछे जाएंगे मेनली, जो आपने रिसर्च मेथडोलॉजी में ये लिखा है कि मैं ये पॉपुलेशन ले रहा हूँ, ये सैम्पल साइज ले रहा हूँ, या फिर ये सैम्पल होगा मेरा पॉपुलेशन में से, ये वाली मैं टेक्निक डेटा कलेक्शन की यूज कर रहा हूँ कि क्वेश्चनेयर बना रहे हैं या सर्वे है या फिर सेकेंडरी डेटा है तो वो कहाँ से ले रहे हैं आप सेकेंडरी डेटा। ये सारी चीज़ें जो आप उसमें लिखोगे ना उनसे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चनिंग होती है। जब आप पीएचडी में साइनोप्सिस देते हो तब भी आपको मेथडोलॉजी में से ही क्वेश्चनिंग होती है, और जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तब भी आपसे मेथडोलॉजी के ऊपर ही मेन क्वेश्चनिंग होती है आपकी। या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं हम कि जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये क्या होते हैं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ये वैलिडिटी क्या होती है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि 4-5 टाइप की वैलिडिटी होती है, इससे भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं वैसे बहुत सारे। तो वो कुछ टाइप्स मैंने इसमें एक्सप्लेन किए जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको चेक करने होते हैं। आपको पीएचडी में भी वही जो वैलिडिटी है अपनी वही चीज़ें आपको चेक करनी होती है। और वैसे भी नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब वही कि यूनिवेरिएट बाईवेरिएट स्टडी क्या होती है, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि ऐसे ऐसे आपको चीज़ें बनानी है। तो उसमें जो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे बताइए कि आपका बाईवेरिएट है तो ये मेथडोलॉजी है, ये है, ये ऐसे ही क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको वैसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं कि हाँ बाईवेरिएट में ये टेक्निक यूज होंगी, यूनिवेरिएट में ये होंगी, मल्टीवेरिएट में ये टेक्निक्स यूज होंगी, डेटा कलेक्शन के लिए ऐसी टेक्निक्स होती हैं, उनका क्या मतलब है, सारा ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यही फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये चीज़ें यूज कर रहे हो तो इनका क्या मतलब है, क्यों यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव्स आपने ये ऐसा ही क्यों लिया है, ठीक है। रिसर्च गैप आपने जैसे अपने लिटरेचर रिव्यू कहाँ से किया, कौन से पेपर्स का किया, लेटेस्ट आपके हैं या नहीं है, ऐसी चीज़ें आपसे पूछेंगे, ठीक है। और आप यही टॉपिक क्यों ले रहे हो, आपका इसमें क्या, कैसे आपको पता चला कि आपको ये टॉपिक लेना चाहिए, और ये टॉपिक आप कैसे लेते हो, कैसे आपको पता चलता है कि लेना चाहिए, वो उस चीज़ के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी सुनना कि कैसे आपको टॉपिक लेना चाहिए। इंटरेस्ट था आपका टॉपिक में, आपने ऐसी चीज़ आप नहीं बोल सकते कि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। आप ऐसे बोलोगे कि इस चीज़ के ऊपर स्टडी नहीं हुई है, मैंने ये टॉपिक सुना, मैंने पढ़ा बुक में, फिर मैंने इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू किया, फिर मुझे पता चला कि इस चीज़ के ऊपर स्टडी कम हुई है और इसके ऊपर स्टडी होना इसलिए ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यही टॉपिक लेना चाहिए। ऐसे आपको आंसर देना है कि टॉपिक आपने ये क्यों लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और ऐसे आपको अपनी रिसर्च प्रपोजल जो है वो बनाना होता है। इतना ज़्यादा वो नहीं होता डिफिकल्ट टास्क कि हाँ सिनॉप्सिस हमें रिसर्च प्रपोजल बनाना है, पता नहीं कैसे बनाना है। बस इतना सिंपल तरीके से बनाना है कि 1-2 पेज इंट्रोडक्शन के लिखने हैं, 2 या 3 आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, ठीक है। और लिटरेचर रिव्यू का भी आपका ऐसे ही 1 या 2 पेज में आपका लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स आपके 2 से 3 होने चाहिए। और रिसर्च मैथडोलॉजी में आपको बस ये पॉइंट मेंशन करने जरूरी है कि डेटा कलेक्शन की मैथडोलॉजी कौन सी होगी, रिस्पोंडेंट कौन होंगे आपके अगर प्राइमरी डेटा है तो, और क्वेश्चनेयर किससे आप कलेक्ट करोगे डेटा वो लिखना है, और कौन सी डेटा एनालिसिस की टेक्निक यूज करोगे वो लिखनी है आपको चीज़ें, ठीक है। और बस फिर रेफरेंसेस लिखनी है नीचे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी। अगर आपको यूज़फुल लगे तो दूसरों को भी शेयर करना जिनको इसकी ज़रूरत है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं। और कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।